अब हम लोग देखते हैं यहाँ से जीव द्रव्य का जो है नामकरण सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजी ने किया था। और कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। यह जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है, तरल होता है, गाढ़ा रंगहीन होता है, पारभासी होता है, लसलसा होता है और वजन युक्त होता है। कैसा होता है? वजन युक्त, यानी कि वजन के साथ होता है, थोड़ा बहुत वजन होता है। क्योंकि ये चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई जितने भी पदार्थ हमारे प्रकृति में एग्जिस्ट करते रहते हैं उन सबका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? उन सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो ये वजन युक्त पदार्थ होते हैं। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो होती है वो किसके द्वारा जो है होती है? तो हमारे प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होती है। यदि प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोशिका के अंगक जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर कोशिका के अंगक जिंदा नहीं रह पाएंगे तो जीवन संभव नहीं होगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो क्या होगा? जीव की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा प्रोटोप्लाज्म करता है। जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, उनको नियंत्रित रखने का काम कौन करती है? कौन करती है? प्रोटोप्लाज्म। जैविक क्रियाओं को नियंत्रण रखने का काम कोशिका के अंतर्गत किनका होता है? प्रोटोप्लाज्म का होता है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का क्या कहा गया है? भौतिक आधार कहा गया। इसी वजह से प्रोटोप्लाज्म को किस नाम से जाना जाता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहला कौन सा है हमारा? कोशिका द्रव्य, जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। पहला कौन सा है? कोशिका द्रव्य, जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कहाँ पे रहता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। हमारा जो कोशिका द्रव्य होता है कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक एवं जो कोशिका झिल्ली होती है उनके बीच में पाया जाता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, नाभिक के बाहर और कोशिका में जो से हमारा अंदर वाला कोशिका झिल्ली थी उसके बीच का जो अंग पाया जाता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कहता है केंद्रक द्रव्य, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? कोशिका में केंद्रक के अंतर्गत पाया जाता है। और कोशिका में केंद्रक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए। क्या क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए। जहां पे डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए जो होता है क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा क्या होता है हमारा? आरएनए। आरएनए का क्या नाम होता है? पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जिसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें या तो डीएनए होते हैं या तो आरएनए होते हैं। जैसे हम वायरस की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? वायरस के बारे में बात करते हैं। तो वायरस में अगर डीएनए होता है तो अगर आरएनए नहीं होता, अगर डीएनए होगा तो क्या नहीं होगा? आरएनए नहीं होगा। और अगर आरएनए नहीं होता है तो उसमें ऐसे वायरस में डीएनए जो होते हैं वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए नहीं पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। कौन नहीं पाए जाते हैं? डीएनए नहीं पाए जाते और आरएनए पाए जाते हैं। ऐसे वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल का अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं वो कौन करते हैं? आरएनए करते हैं। जैसे आरएनए वायरस के रूप में हमारा हो गया कोविड-19 अभी जो वर्तमान में है। उसके बाद आरएनए वायरस में टीएमवी, टोबैको मोज़ेइक वायरस, जितना भी तंबाकू उत्पाद में जो भी वायरस पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोबैको मोज़ेइक वायरस। उसके बाद आरएनए वायरस में और आ जाता है हमारा कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस यानी सीएमवी। कौन कौन? सीएमवी, कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, जिसमें केवल क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं लेकिन डीएनए नहीं पाए जाते हैं। आरएनए पाए जाते हैं लेकिन डीएनए नहीं पाए जाते। ऐसे जीव जिनके अंतर्गत जिनके अंदर डीएनए एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, उनमें आरएनए जो होता है वही किसका काम करता है? जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए किसका काम करता है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसे जीव जिनके अंतर्गत डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, ऐसे जीव जिनके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, उनमें डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। और आरएनए जो होते हैं ये मैसेंजर का काम करते हैं। आरएनए किसका काम करते हैं? मैसेंजर का, ट्रांसपोर्टेशन का और जो है एनर्जी को क्रिएट करने का, ऊर्जा बनाने का। लेकिन जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करेंगे वो कौन करेंगे? डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब हो गया किसी भी चीज का एक कॉपी निकालना, पैरेटेड कॉपी निकालना और उसी कॉपी को फिर से एक जीवन प्रदान कर देना। उसी कॉपी को क्या कर देना? एक जीवन प्रदान कर देना। ये खासियत किसकी है?
डीएनए की है। अब इसके बारे में देखेंगे, ये डीएनए और आरएनए दोनों जो है नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों किस चीज से बने होते हैं? नाभिकीय अम्ल से, यानी हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। किससे बने होते हैं डीएनए और आरएनए? नाभिकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं, इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में देखें हम लोग क्या क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, जो भी चीज न्यूक्लियस के बाहर रहे वो सभी चीजों को जिंदा रखने का काम कौन करता है? हमारा साइटोप्लाज्म करता है। जैसे एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद जो है हमारा सेंट्रोसोम, और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर है जो कि जिनको जिंदा रखने का काम कौन करता है? हमारा साइटोप्लाज्म करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको जिंदा रखने का काम करता है? डीएनए को और आरएनए को। न्यूक्लियोप्लाज्म किनको किनको जिंदा रखने का काम करेगा? डीएनए और आरएनए को। इस तरह से हमने देखा कि कोशिका विज्ञान में सब पूरी कोशिका में एक द्रव्य पाए जाते हैं, जिस द्रव्य को क्या नाम दिया गया था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? पुरकिंजे ने बताया था। प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया? पुरकिंजे ने बताया था। प्रोटोप्लाज्म का जो नामांकन हुआ था वो कब हुआ था? 1839, 1839 में। कब हुआ था? 1839 में। प्रोटोप्लाज्म यानी कि हमारा जीव द्रव्य किस प्रकार का पदार्थ है? तो एक पारभासी, रंगहीन, गाढ़ा और जो है ये कैसा है? चिपचिपा हुआ पदार्थ है। और इसके अंतर्गत ये चिपचिपा हुआ नेचर जो है किसके कारण आता है? प्रोटीन के वजह से आता है। जो प्रोटोप्लाज्म का जो चिपचिपा कैरेक्टर है वो किसके वजह से आया है? प्रोटीन के वजह से। प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं? एमिनो एसिड के। किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड, जिसको एमिनो अम्ल भी कहते हैं हम लोग। अब इसको ऊपर कैसे किया जाए भाई? एक वायरस को छोड़कर बाकी सब में डीएनए आरएनए दोनों पाए जाए। मनुष्य को छोड़ दीजिए, बाकी जितने जीव है ना उन सब को ले लीजिए, बस एक वायरस को मार के भगा दीजिए बीच में से। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म का हमने देख लिया। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाए जाएंगे? तो ये जो है कोशिका के केंद्रक के अंदर में पाए जाएंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म का काम किसको जिंदा रखना है? डीएनए को और आरएनए को। अब देखिए जीव द्रव्य बने किन किन चीजों के होते हैं। तो जीव द्रव्य का जो 99% भाग होता है वो लगभग 4 पदार्थों से मिलके बना होता है। ओसीहन, किससे? ओसीहन किससे बना होता है? 4 पदार्थ से। इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे जीव द्रव्य 4 जो है अलग अलग तत्वों से बने होते हैं। कौन से? ओसीहन से, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारा ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो होता है ये लगभग 76% के आसपास होता है। कितना के आसपास होता है? 76% के आसपास होता है। वहीं कार्बन का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ये 10.5%, यानी कि इसको हम लोग 11% के आसपास रख सकते हैं। जिसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? 10.5%, जिसको हम 11 के आसपास रख सकते हैं। हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी होता है कितना होता है? 10%। हाइड्रोजन कितना होता है? 10%। और रेस्ट जो है हमारा नाइट्रोजन हो जाता है। रेस्ट हमारा कौन हो जाता है? नाइट्रोजन। यानी कि आपका कितना आ रहा है? घटा के 76, 10, 86, 10, 96.5, यानी कि 99, तो यानी 2.5, यानी कितना आ गया इसका? 2.5%। जो हमारा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य निम्नलिखित 4 तत्वों से बना होता है। किन किन से? ओसीहन से। किससे किससे बना होता है? ओसीहन से, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 76% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 76%। कार्बन 11%। कार्बन 11%। 10.5 को 11 कर दीजिए। 10.5 को क्या कर दीजिए? 11। कार्बन कितना परसेंट? 11%। कार्बन कितना परसेंट? 11%। हाइड्रोजन 10%। हाइड्रोजन 10%। नाइट्रोजन 2.5% के आसपास। 2.5% ले सकते हैं। कितना? 2.5%। ये हमारा जो जीव द्रव्य है ये किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। जिसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? ऑक्सीजन। सबसे कम कौन पाया जाएगा? नाइट्रोजन। इन 4 इनको हम लोग कहते हैं मेजर एलिमेंट। क्या कहते हैं? मेजर एलिमेंट, जो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं किसको? प्रोटोप्लाज्म को। किसको फॉर्म करते हैं? प्रोटोप्लाज्म को। जो हमारा जीव द्रव्य होता है ये कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 4 तत्व। कौन कौन सा? ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। एग्जाम में आएगा तो 11 मारेंगे। तो 4 जो मेजर तत्व है इसके किसके जीव द्रव्य के, वो कौन कौन है? ओसीहन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऐसे भी परसेंटेज पूछेगा, नहीं सिर्फ ऑक्सीजन का पूछेगा। और ऑक्सीजन का पूछता है तो ग्रेटर देन 75% पूछेगा। कितना पूछेगा? ग्रेटर देन 75%। अब हम बात करते हैं कि भाई जीव द्रव्य का जो लगभग 80% भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है? 80% भाग होता है। वो किस चीज का बना होता है? जल का बना होता है। यानी भाई साहब 20%, अगर हम पूरे जीव द्रव्य में
जितने भी तत्व हैं उनमें से अगर 80% भाग निकाल लें तो वो हमारा कौन हो गया, पानी हो गया। पानी में पानी किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। पानी किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और बाकी के जो 20% पार्ट है, उस 20% का जो 76% है वो कौन है, ऑक्सीजन। बाकी के 20% का 76% कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन 10.5%, 11%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। इसमें जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल का बना होता है, 80%। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल का बना होता है, 80%। जीव द्रव्य में अब अगर कोई भी जीवन है, अगर हम बात करते हैं लिविंग थिंग का, तो जीवन के अंतर्गत जितने भी केमिकल सब्सटेंस आते हैं वो दो तरह के कंपोनेंट से बने होते हैं। जितने भी केमिकल सब्सटेंस आते हैं वो किस कंपोनेंट से बनते हैं, दो कंपोनेंट से। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, गैसीय अनुपात 19 होता है। यानी कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है इसमें इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट है उनका क्वांटिटी 81% है, और बाकी जो हमारे कार्बनिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक है उनका अनुपात कितना है, 19 है। तो यानी हम कह सकते हैं 100% में से, प्रोटोप्लाज्म के 100% में से जो 81% पार्ट होते हैं वो बने होते हैं इनऑर्गेनिक से यानी अकार्बनिक पदार्थ से, और जो 19% भाग होते हैं वो बने होते हैं कार्बनिक यौगिक से। किससे बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक से। अब ये पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जो है वो किससे बना होता है, अकार्बनिक यौगिक से बना होता है 81%, और जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग कार्बनिक यौगिक से बना होता है, 19% से। तो जीव द्रव्य जो है किन किन के पदार्थों से मिलकर बना होता है, अकार्बनिक और कार्बनिक, जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 81:19। जीव द्रव्य के अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का और इनऑर्गेनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, 81:21, जिसमें अकार्बनिक कितने परसेंट रहते हैं, 81%, और कार्बनिक कितने रहते हैं, 19%। कितने, 19%। अब अकार्बनिक जल किनके अंतर्गत आता है, अकार्बनिक या कार्बनिक, जल किनके अंतर्गत आएगा, अकार्बनिक। जल किनके अंतर्गत आएगा, अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत कौन आएगा, कार्बनिक के अंतर्गत 4 कंपोनेंट आ सकते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट आएंगे, या तो प्रोटीन आएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फैट। ऐसे फैट भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, फैट भी क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन फैट को अलग इसलिए कर देते हैं क्योंकि बाकी कार्बोहाइड्रेट से उनका कैरेक्टर क्या होता है, अलग होता है। जो फैट होते हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि ऑयल में घुल जाते हैं, यानी तेल में घुल जाते हैं। इस वजह से हम फैट को ऐसे कार्बोहाइड्रेट में रखते हैं जो अलग हो जाते हैं बाकी कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज को पानी में डालते हैं घुल जाता है, चीनी को पानी में डालते हैं घुल जाता है ना, माल्टोज को पानी में डालते हैं घुल जाता है, दूध को पानी में डालते हैं घुल जाता है। ये सभी के सभी जितने भी हमने देखे कार्बोहाइड्रेट ये पानी में घुल जाते हैं। लेकिन फैट जो है वो क्या है, इनसे थोड़े अलग होते हैं, जो पानी के अंदर में नहीं घुलते हैं, जबकि वही ऑयल के अंदर में घुल जाते हैं, तेल के अंदर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो हमारा जो जीव द्रव्य है इसमें जो अकार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है ये ज्यादा क्यों होता है, जल की उपस्थिति के कारण। किनके कारण, जल की उपस्थिति के कारण। क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत 80% जल होते हैं, तो इसमें 80% जो 81% अकार्बनिक यौगिक है, इसमें 80% अकेला कौन है, पानी। 80% कौन है, अकेला पानी। और बाकी के 1% में कुछ और पदार्थ है, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब बाकी 1% में आते हैं। लेकिन 80% भाग अकेला कौन कवर करता है कार्बनिक का, कौन, पानी यानी जल। चलिए जीव द्रव्य में जो है अकार्बनिक यौगिक पढ़ लिए, कितना रहेगा, 81%। उस 81% में से 80% अकेला कौन, पानी। अब बाकी 1% अमोनिया, नाइट्रेट, ईटीसी बीटीसी डाल दीजिए, अब ढेर सारा है ना। अब चलिए इस 19% में से सबसे ज्यादा अनुपात किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और विटामिन का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन का। कहानी खत्म हो गया जीव द्रव्य का। अब ये बता सकते हैं क्या जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में। उसके बाद जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो कहाँ उपस्थित रहता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में।
उसके बाद ये बताएंगे कि साइटोप्लाज्म जो है हमारा जो जीव द्रव्य है उसका खोज कौन किया था, प्रोटोप्लाज्म का खोज कौन किया था, जे.ई. पुरकेंजे ने। किसने किया था, जे.ई. पुरकेंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म का खोज कब हुआ था, 1839 में। प्रोटोप्लाज्म का खोज कौन किया था, प्रोटोप्लाज्म का खोज कौन किया था। ये बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म में जो अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 81:21। अकार्बनिक यौगिक में सबसे अधिक क्वांटिटी में, सबसे अधिक मात्रा में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जल। उनकी कितनी आबादी होती है। अब चलिए, अब कोशिका में हम लोग बात करते हैं, इसको अब मिटाना भी। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका का। अब कोशिका को सबसे पहले देखा किसने, सबसे पहली बार कोशिका को किसने देखा। अगर हम वास्तविक बात करें तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाले एंटोनी वैन ल्यूवेनहक साहब थे। कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक, जिनको हम लोग शॉर्टकट में ल्यूवेनहक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ल्यूवेनहक भी कह सकते हैं। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, पहले ही हम लोग देख के निकले हुए हैं। तो इसके बाद आता है कि भाई कोशिका के बारे में सबसे पहले किसको पता चला, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहक को पता चला। किनको पता चला था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहक को पहली बार कोशिका के बारे में पता चला था। और इन्होंने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा था, तो जंतु के अंतर्गत देखा था, लेकिन वो भी कहां पे, मरे हुए जीव के अंदर में। कहां पे, मरे हुए जीव के अंदर में। तो पहले के इंसान तो थोड़े ज्यादा ही कुछ काबिल होते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो देखा इस बात को हम नहीं मानेंगे। लोगों ने क्या कहा, तुमने जो देखा हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इस भाई साहब के समय में वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो लोगों ने इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन यही बात 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब आए और उन्होंने कहा कि हमने कोशिका को देखा। तो उनकी बात सभी लोगों ने मानी। क्यों मानी, क्योंकि उन्होंने अपने से हाथ से एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था जिसका नाम था सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या नाम था, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उसने उनके अंतर्गत क्या देखा कि ओक प्लांट में देखा, जिसमें उन्होंने पाया कि प्लांट का, पौधा का जितना परसेंट पूरा भाग है वो क्या है, जालीनुमा संरचना से बना हुआ है, यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और बाकी कुछ पाया ही नहीं जाता है। तो उन्होंने जो वो नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालीनुमा संरचना देखी कोशिका के अंतर्गत में, उन्होंने कहा कि भाई यही है जो पूरे कोशिका को, पूरे जीवन को, पूरे शरीर को ऊर्जा क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और जीवन को में जो है डेवलपमेंट, यानी इन्हीं की वजह से पौधों का साइज बढ़ता भी है, उनके इन्हीं के वजह से पौधे मरते भी हैं, इन्हीं के वजह से पौधे फूल देते हैं और फल देते हैं। तो इन्होंने कहा, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कहा कि भाई साहब कोशिका जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, जालीनुमा यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर है, और जो क्या करता है, जीवन प्रोवाइड करता है। किसी भी जीव को जीवन देने का काम कौन करता है, कोशिका देता है। इस वजह से उन्होंने कोशिका का ओरिजिनल नाम न लेके उसे सेल्यूला कहा। क्या कहा, सेल्यूला कहा। सेल्यूला एक ग्रीक वर्ड है। सेल्यूला क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें यह कहता है कि सेल्यूला उसको कहा जाता था जिसके ऊपर पूरा जीवन निर्भर रहे, जिसके ऊपर क्या रहे, पूरा जीवन निर्भर रहे, यानी मास्टर ऑफ लाइफ। सेल्यूला का मतलब क्या हो गया, मास्टर ऑफ लाइफ, जीवन का मालिक। इन्होंने ये शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था, 1665 में। कब दिया था, 1665 में। और 1665 में एक और बात हुई थी सेम ईयर में, और वो बात क्या थी, इन्वेंशन हुआ था किसका, माइक्रोस्कोप का। किसका इन्वेंशन हुआ था, माइक्रोस्कोप का। और उस माइक्रोस्कोप को बनाने वाले भी कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। और रॉबर्ट सबसे पहले कोशिका की जालीनुमा संरचना को माइक्रोस्कोप के अंतर्गत दिखाने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका को क्या नाम दिया था, सेलुला। सेल के जगह पे क्या नाम दिया था, सेलुला। क्योंकि उस भाई साहब को ना पहले सिंगुलर और प्लूरल में पता ही नहीं चला, और उन्होंने ग्रीक वर्ड के नाम पे क्या कर दिया, उनका नामांकन कर दिया था। अब देखिए, पहली बार कोशिका को देखा हुआ, इसका वर्णन किया था, किसने किया था पहली बार, ल्यूवेनहक ने। लेकिन पहली बार अगर कोशिका का खोज किसने किया, तो कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इनके पास क्या था, सबूत था। तो सबूतों के आधार पे इनको सही माना गया, और इनको उस समय में नहीं माना। इनको कहा कि नहीं भाई तुम ना गलत बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, गलत बोल रहे हो। लेकिन कोशिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहक ने किया था। किसने किया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहक ने किया था।
अब आइए कि कोशिका से रिलेटेड और क्या क्या जानकारियां मिल सकती है। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए साइटोलॉजी ये दो शब्द से मिलके बनता है। पहला है हमारा साइटो और दूसरा कौन सा शब्द आता है, लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, जिसका मतलब होता है कोशिका, और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी अध्ययन। तो साइटोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, किसने, अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में किया था। किसने किया था, 1665 में किया था। वही बात हो गई कि इन्होंने माइक्रोस्कोप लाया, दिखाया, तो इनकी बात लोग माने, और इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था तो इनकी बात कोई नहीं माने। जबकि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया, लेलन हक ने किया, लेकिन प्रमाणित किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में। कब किया था, 1665 में। अब आइए, कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन होती है, माइकोप्लाज्मा गैलिसो। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है भाई, माइकोप्लाज्मा गैलिसेपिक्टेमा। गैलिसेपिक्टेमा क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलिसेपिक्टेमा। यानी कि हम लोग जो है सबसे छोटी कोशिका के बारे में इससे पिछला क्लास में पढ़े थे कि दुनिया का सबसे छोटा जीव कौन, माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन, माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, प्रीवियस क्लास याद कीजिए, माइकोप्लाज्मा का साइज आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक। 0.1 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10 टू दी पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10 टू दी पावर -6 मीटर। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। दुनिया के सबसे छोटे जीव का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। इनका जो आकार होता है वो कितना से कितना तक का हो सकता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। अब चलिए, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है सबसे लंबी, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र की कोशिका। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, आरबीसी। कौन, आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम आरबीसी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र की कोशिका। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम ओवम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम ओवम। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम ओवम। सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका का नाम आरबीसी। सबसे छोटी कोशिका का नाम आरबीसी। सबसे फुर्तीले कोशिका का नाम स्पर्म। सबसे फुर्तीले कोशिका का नाम स्पर्म, जो सबसे ज्यादा स्पीड में चलता हो, है ना। सबसे फुर्तीला कोशिका स्पर्म। सबसे फुर्तीला कोशिका स्पर्म मेल में पाया जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका ओवम फीमेल में पाया जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन, आरबीसी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। वही अगर सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका का नाम। दुनिया के अगर सभी जीवों में पूछा जाए, अगर सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो कौन आएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी इसका जो साइज होता है लगभग 16 सेंटीमीटर विड्थ होता है। इसका कितना, 16 सेंटीमीटर तक का। कहां तक का, 16 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है। और लगभग जो है इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक की होती है। कितनी, 20 से 25 सेंटीमीटर तक की होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का नाम ऑस्ट्रिच का एग। ऐसे सबसे बड़ा बर्ड भी है, सबसे बड़ा बर्ड भी है। चलिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो दो जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन, दो जर्मन साइंटिस्ट थे। एक का नाम था मिथियास स्लाइडन और दूसरे का नाम था थियोडर स्वान। दूसरे का नाम क्या था, थियोडर स्वान। यानी कोशिका
का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। कब किया था? 1838 और 39 में। किसने कब हुआ था? 1838 और 39 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कब किया? 1838-39 में। कब किया? 1838-39 में। कब किया? अब चलिए, कोशिका सिद्धांत क्या बताता है? कोशिका सिद्धांत क्या बताता है? कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले मिथियास स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने एक बात कही थी, ओमनी सेलुला ए सेलुला। क्या था थ्योरी? ओमनी सेलुला ई सेलुला। आप जब 9th क्लास से कोशिका पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक टर्म आया होगा, ओमनी सेलुला और ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि कोशिका ही जीवन का जो है जनक भी है और कोशिका ही जीवन का अंतिम यात्रा भी है। कोशिका ही क्या है? जीवन का जनक भी है और कोशिका के वजह से जीवन की अंतिम यात्रा भी निकल जाती है। यानी कोशिका के वजह से ही हमारी जीवन है। कोशिका के वजह से ही हमारा क्या है? जीवन है। मतलब इसका हो गया कि ओमनी सेलुला जो हमारा जीवन है वो किसकी वजह से है? सेल की वजह से है। ई सेलुला, और जीवन अगर नहीं है तो एंड जो है, एंड होता है वो भी किसके वजह से होता है? कोशिका के वजह से ही होता है। मतलब जीवन का शुरुआत और जीवन का अंत दोनों कौन है? सेल है। जीवन का शुरुआत और जीवन का अंत दोनों कौन है? सेल है। ये बात किसने कही थी? ओमनी सेलुला ये सेलुला मिथियास स्लाइडेन ने कही थी। किसने कही थी? मिथियास स्लाइडेन ने कही थी। थियोडर स्वान ने क्या कहा था? थियोडर स्वान ने कहा था एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसने क्या कहा था? एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब प्रत्येक नए कोशिका का जन्म पुरानी कोशिकाओं से होता है। क्या कहा था? प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पुरानी कोशिका से होता है। ये बात किसने कही थी? प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पुरानी कोशिका से होता है, थियोडर स्वान ने। थियोडर स्वान का क्या थ्योरी था? प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पुराने कोशिकाओं से होता है। वही स्लाइडेन का क्या काम था? कि जीवन का शुरुआत भी सेल है और जीवन का अंत भी सेल है। इनका क्या था? जीवन का शुरुआत भी सेल है और जीवन का अंत भी सेल है। वही स्वान का क्या कहना था? कि प्रत्येक नए कोशिका का जो उत्पादन होता है वो पुरानी वाली कोशिका से होता है। मतलब सभी कोशिका के जनक जो होते हैं हमारे पुराने वाले कोशिका होते हैं। हम लोग देखते भी यही है दैनिक जीवन में। अब चलिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब 1838-39 में किसने किया था? मिथियास स्लाइडेन ने किया था और थियोडर स्वान ने किया था, जिसमें दोनों जर्मनी के हैं लेकिन ये जूलॉजिस्ट हैं। ये जो मिथियास स्लाइडेन है ये कौन है? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब हो गया जीव विज्ञानी थे। कैसे थे? जीव विज्ञानी में कैसे? जंतु विज्ञान के थे। कैसे थे? जंतु विज्ञान के। यानी इस भाई साहब को एनिमल में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, जानवरों में। तो इन्होंने ये किसके साइंटिस्ट थे? जूलॉजी के। किसके थे? जूलॉजी के थे। और वहीं पे थियोडर स्वान जो थे ये बॉटनी के थे। थियोडर स्वान किसके साइंटिस्ट थे? बॉटनी के। यानी ये प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते थे और ये एनिमल पे। इसी वजह से दोनों का थ्योरी भी थोड़ा सा क्या हो गया था? अलग अलग। लेकिन सेम ईयर में दोनों ने नई बात कही थी। सेम ईयर में कोशिका सिद्धांत के बारे में इन दोनों ने बात कही थी, जिसमें स्लाइडेन का क्या थ्योरी था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। यानी कि जीवन का आरंभ भी तू है, अंत भी तू है। कौन? तू का मतलब कौन? सेल है। उसके बाद इस भाई साहब ने क्या कहा? कि प्रत्येक नई कोशिका का जनक पुरानी कोशिका है। मतलब प्रत्येक नई कोशिका जो आता है हमारे धरती पे वो कहां से आता है? पुरानी वाली कोशिका से आता है। अब चलिए, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, लेकिन इस बात को वे स्पष्ट नहीं कर पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म किससे होता है? पुराने कोशिका से होता है। लेकिन ये बताने में ये असमर्थ हो गए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। किस चीज को बताने में असमर्थ हो गए? नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में सबसे पहले रुडोल्फ वर्चो ने बताया था। किसने बताया था? रुडोल्फ वर्चो ने। कब बताया था? 1855 में। यानी कोशिकाओं के निर्माण के बारे में, जो कोशिका का निर्माण का थ्योरी था उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? 1855 में। किसने बताया? 1855 में कोशिका के निर्माण के सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ वर्चो ने बताया था। और स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। और क्या स्पष्ट किया था? कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होके नई कोशिकाओं को जन्म देती है। और विभाजित होके किसको जन्म देती है? नई कोशिकाओं को। विभाजित होके किसको जन्म देती है? नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इसका मतलब है
कि भाई साहब रुडोल्फ बर्चो ने कहा कि अगर ये हमारा पुराना वाला कोशिका है, कहाँ वाला, अब हम लोगों ने देखा कि थिएडर स्वान और मिथियास लाइडेन क्या बताने में सब नाकामयाब हुए थे कि भाई डिवाइड कैसे होता है। तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, है ना, कि बैक्टीरिया का जो कोशिका होता है प्रत्येक मिनट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर दो नए कोशिका का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है, डिवाइड होकर नए कोशिका का निर्माण कर लेता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, जब कोशिका बूढ़ा हो जाता है, जब कोशिका क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होने के बाद देखते हैं ना कि अगर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बेचारा झुकने लगता है, धीरे धीरे फिर से बचपन में आने लगता है, यानी सेल जो है, बॉडी का जो सेल होता है वो सिकुड़ने लग जाता है। क्या होने जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले सिकुड़न किस में आती है, तो सेल के किस भाग में आती है, तो साइटोप्लाज्मिक भाग में। किस भाग में, साइटोप्लाज्मिक भाग में। यानी कि जो हम लोगों ने देखा था जीव द्रव्य को दो भाग में, एक को साइटोप्लाज्म और एक को न्यूक्लियोप्लाज्म। पहले साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कुछ इस तरह के हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म कुछ इस तरह के हो जाते हैं, कब, जब बूढ़ा हो जाते हैं। जब क्या हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस कैसे, इस तरह से दोनों भाग में फैल जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाते हैं, दोनों भाग में फैल जाते हैं। लेकिन जब वो कोशिका मरने वाले होते हैं तो यही कोशिका जो दो भागों में इस तरह से बटे हुए, अब न्यूक्लियस आधा इधर निकल जाएगा और आधा इधर आ जाएगा, और ये जाके नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि दो नई कोशिकाओं का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से इस बारे में किसने बताया कि कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती, इसके बारे में 1855 में किसने बताया था, रुडोल्फ बर्चो ने बताया था। किसने बताया था 1855 में, रुडोल्फ बर्चो ने बताया था। क्या कहा था कि पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाती है। पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इसके बारे में किसने बताया था, रुडोल्फ बर्चो ने। कब बताया था, 1855। लेकिन ये बात बताने में नाकामयाब कौन कौन हो गए थे, मिथियास लाइडेन और थिएडर स्वान। मिथियास लाइडेन और थिएडर स्वान। अब ये बता सकते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लाइडेन और स्वान ने किया था। अब चलिए कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें, खैर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, कोशिका सिद्धांत का मुख्य विशेषता क्या है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिका से और कोशिका के उत्पाद से, ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। एवरी न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने कहा था, थिएडर स्वान ने कहा था। किसने कहा था, थिएडर स्वान ने। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होते हैं। कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि डीएनए क्या करता है भाई, जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करता है। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, एक कोशिका का फोटोकॉपी निकालना और उस फोटोकॉपी को जीवन दे देना, फोटोकॉपी को जीवन दे देना। इसी वजह से तो हमने डीएनए को क्या कहा था, जेनेटिक मटेरियल कहा था। इसी वजह से हमने क्या कहा था, जेनेटिक मटेरियल। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कोशिका के टाइप। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं कल, कोशिका के टाइप। कोशिका दो टाइप के होते हैं, प्रीवियस क्लास में भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब आगे देख लेते हैं कल, ठीक है। क्या आज यही एंड करें, याद है पूरा, प्रोटोप्लाज्म से लेके यहाँ तक। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक आंसर ढूंढते रहिएगा मेरे